हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी एस्पिरेंट्स चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं डेली करंट अफेयर सीरीज जो स्टार्ट किया हूँ वो कल मैंने 3 जून 2026 का वीडियो अपलोड किया था, लेकिन पिछले 2 दिन का 1 जून और 2 जून का वीडियो अपलोड नहीं हो चुका था। तो आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पिछले 2 दिनों का वीडियो अपलोड कर दूँ और कल से रेगुलर बेसिस पर डे डेली करंट अफेयर के हिसाब से मैं वीडियो अपलोड करूँगा। और आप लोग इससे जो भी रिलेटेड डेटा या फैक्ट इस करंट अफेयर में आपको दिखेंगे, आप उसको वार नोट्स में क्या करेंगे, लिख लेंगे, ताकि एग्ज़ाम टाइम में उसको रिवीजन करने में आसानी हो। क्योंकि मैक्सिमम देखा गया तो बीपीएससी का जो पैटर्न रहा है वो थोड़ा सा करंट अफेयर को लेकर नहीं, हर एक सब्जेक्ट को लेकर के अपना लेवल को अपग्रेड किया है। तो हम लोग भी करंट अफेयर में क्या करेंगे, उसके अपने लेवल को अपग्रेड करेंगे और डेटा रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो भी टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं उसको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोग इसे कंटिन्यूसली बनाए रखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का पहला टॉपिक क्या है करेंट अफेयर का, कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का समुद्री खाद्य सी फूड निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। आज हम लोग बात करते हैं कि समुद्री खाद्य सी फूड निर्यात का। समुद्री खाद्य क्षेत्र विशाल और विविधतापूर्ण है। यह खाद्य सुरक्षा, रोजगार सृजन, निर्यात, आय और लोगों की सतत आजीविका में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसके मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं हम लोग कि अब तक का सर्वाधिक निर्यात, चाहे वो मात्रा के हिसाब से हो या मूल्य के हिसाब से, दोनों में भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में 8.46 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के 19,72,018 मीट्रिक टन समुद्री खाद्य पदार्थों का निर्यात किया है। यानी कि यहाँ अगर देखा जाए तो वित्त वर्ष 2025-26 में कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर, तो 8.46 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के कितने मीट्रिक टन, तो 19,72,018 मीट्रिक टन समुद्री खाद्य पदार्थों का निर्यात किया है। इस निर्यात में देखा जाए तो जो अग्रणी खाद्य उत्पाद हैं वो क्या है, फ्रोजन श्रिम्प प्रमुख निर्यात उत्पाद बने रहे हैं, जिनकी कुल निर्यात मात्रा में 40.19% है। और अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में देखा जाए तो कुल निर्यात में 66.52% हिस्सेदारी रही है। यानी सी फूड की यहाँ पर बात की जा रही है। तो सी फूड में हम लोग यहाँ पर 2 की पॉइंट हम लोग नोट करेंगे कि जो निर्यात किए जा रहे उत्पाद है उसमें सबसे ज़्यादा निर्यात किसका हो रहा है, तो फ्रोजन श्रिम्प का, जो कुल निर्यात का कितना परसेंट है, तो कुल निर्यात का 40.19% है। और अगर पैसा के हिसाब से देखा जाए तो कुल निर्यात आय में कितना है, 66.52% का योगदान रखता है। इसके बाद फ्रोजन श्रिम्प के बाद फ्रोजन फिश और ड्राइड सी फूड का स्थान रहा है। सेकेंड पर फ्रोजन फिश हो गया और थर्ड पर क्या हो गया आपका, ड्राइड सी फूड। नेक्स्ट चलते हैं इसमें कि शीर्ष निर्यात गंतव्य क्या है। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन, जो सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता है, किसको निर्यात किया जाता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका को, और दूसरा निर्यात किया जाता है तो चीन को। सी फूड के बारे में तो 3-4 पॉइंट यहाँ पर क्लियर हुआ हम लोग का कि सी फूड में देखा जाए तो भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में कितना बिलियन का, तो 8.46 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया है। और इस निर्यात में सबसे ज़्यादा किसका निर्यात किया है, तो फ्रोजन श्रिम्प का। फर्स्ट फ्रोजन श्रिम्प, सेकेंड फ्रोजन फिश और थर्ड फ्राइड सी फूड का। फ्रोजन श्रिम्प जो है वह 40.19% का कंट्रीब्यूशन रखता है, लेकिन पैसा के हिसाब से देखा जाए तो 66.52%। अब ये कुछ पॉइंट है कि समुद्री खाद्य क्षेत्र को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए मुख्य नीतिगत सुझाव, ये इम्पोर्टेंट नहीं, इसको स्किप करते हैं हम लोग। ये सरकार के द्वारा जो उठाए गए कदम है, इसमें देखा जाए तो समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण पेड़ा का गठन किया गया। इसके लिए कुछ योजनाएं भी लाई गई सरकार द्वारा और कुछ अन्य कदम भी उठाए गए हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए, क्योंकि अक्सर इस तरह की योजना एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का गठन किया गया। यह समुद्री खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने और निर्यात सुलभ बनाने के लिए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत गठित विशेष संस्था है। इसमें कुछ योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मत्स्य पालन और जलीय कृषि और संरचना विकास कोष और अन्य कदम जो उठाए गए। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण में उपयोग की जाने वाली कुछ विशिष्ट पदार्थों पर शुल्क मुक्त आयात सीमा को बढ़ाया गया और सफारी प्रमाणन की शुरुआत की गई। ये जो भी है किस क्षेत्र के लिए बात करते हैं, तो सी फूड के सेक्टर में जो सरकार द्वारा जो स्कीम्स, जो कदम उठाए गए, उनकी चर्चा की गई है। अब यहाँ पर कुछ भारत के समुद्री खाद्य क्षेत्रों की प्रमुख चुनौतियाँ हैं, तो ये आप लोग PDF में पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग।
जल सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने के लिए इसमें इस करेंट अफेयर में आपको पीटी और मेंस दोनों के प्रोस्पेक्टस से डेटा तैयार करना है। दो आप एक कॉपी पीटी का तैयार कीजिएगा, एक मेंस का तैयार कीजिएगा, और जो भी रिलेटेड है जैसे कोई मिशन हो गए या फिर कोई साइंस टेक का कोई पार्ट हुआ या फिर कोई इकोनॉमी का पार्ट हुआ, तो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो डेटा फैक्ट होते हैं उसको पीटी के वार नोट्स में आप लिखिएगा, और बाकी जो है मेंस के वार नोट्स में आप उसको तैयार कर लीजिएगा, ताकि मेंस के टाइम में भी आपको जो करेंट अफेयर में जो मुद्दे रहे हैं उनको संजोने में आपको दिक्कत ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं कि जल सुरक्षित भविष्य सुरक्षित करने के लिए महाजल अभियान की शुरुआत की गई। महाजल मिशन की शुरुआत की गई। महाजल मिशन क्या है? तो जल मिशन अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। ये महा मिशन जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है? महा मिशन जो है आपको ये अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, ये दो डिपार्टमेंट द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम है, जो टोटल खर्च कितने 200 करोड़ रुपए का परिव्यय इसमें किया गया है। इस मिशन में देखा जाए तो महा से आशय है मिशन फॉर एडवांस्ड इन हाई इम्पैक्ट एरियाज। ये फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो इस फुल फॉर्म को हम लोग क्या करेंगे, एक बार लिख लेंगे। महा महा का फुल फॉर्म क्या है? मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरियाज। ये नोट डाउन कर लीजिएगा। अब महाजल मिशन का शुरुआत जो हुआ उसकी मुख्य विशेषताएं क्या रही हैं? इसका उद्देश्य है कि अलग अलग क्षेत्रों के चयनित समूह, चाहे वो विश्वविद्यालय हो, स्टार्टअप्स हो, MSME हो, उद्योगों हो, का उच्च प्रभाव वाले नवाचारों और विस्तार योग्य जल सुरक्षा समाधानों के तकनीकी विकास क्षेत्र में परीक्षण, सत्यापन और कार्यान्वयन के लिए 20 करोड़ तक की सहायता प्रदान करना। इसकी जो 5 मुख्य विषय हैं, ये पूछा जा सकता है कि कितने थीम्स पर ये टिके हुए हैं, तो 5 थीम्स पर ये टिके हुए हैं। फर्स्ट जो है आपको जल संसाधन और आकलन का सतत प्रबंधन, दूसरा पेयजल, तीसरा जल की गुणवत्ता और पारिस्थितिक स्वास्थ्य, जल उपयोग दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था, जलवायु लचीलापन और अनुकूलन। जल प्रबंधन में आधुनिक प्रौद्योगिकियों को शामिल करने वाली प्रमुख कुछ पहल है। इसमें देखा गया कि एक कुछ पॉइंट हैं जो जल प्रबंधन में जो अभी रिसेंट में जो टेक्नोलॉजी जो आपको शामिल किया गया है जल के मैनेजमेंट के लिए, तो ये कुछ टेक्नोलॉजी है, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर मान लिया जाए कि जल मिशन के बारे में पूछ दिया जाए तो उससे रिलेटेड सरकार की क्या पहल रही है, ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसको मेंस के वार नोट्स में तैयार कीजिएगा कि जल प्रबंधन के लिए सरकार की क्या नीतियाँ रही हैं। तो डेटा आधारित वैज्ञानिक संरक्षण, रियल टाइम आधार पर भू जल स्तर की निगरानी, फिर सैटेलाइट का उपयोग और संधारणीय शहरी विकास में स्मार्ट तत्व। जल सुरक्षित भविष्य की दिशा में आधुनिक प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका। ये कुछ प्रौद्योगिकी की भी भूमिका इसमें जल प्रबंधन में रही है, तो ये भी आप और नोट्स में मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करेंगे। चलिए नेक्स्ट है, ये भी मेंस पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेटा है कि मध्य पूर्व युद्ध के बीच भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे का भविष्य क्या है। देखा जाए तो ईरान युद्ध ने एक और IMEC की आवश्यकता और महत्ता को और अधिक बढ़ा दिया है। IMEC की जो आवश्यकता है उसकी महत्ता को बढ़ा दिया है, वहीं दूसरी ओर इसके क्रियान्वयन को अधिक दुष्कर भी बना दिया है। अब IMEC क्या है? इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। IMEC क्या एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी परियोजना है। इसका उद्देश्य बंदरगाह, रेलवे, सड़कों, समुद्री मार्गों और पाइपलाइन अवसंरचनाओं का विकास करके भारत, अरब भूमध्य सागरीय क्षेत्र और यूरोप के बीच व्यापार को बढ़ावा देना है। इसकी घोषणा की गई थी G20 शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान, जब यह भारत की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही थी, तब IMEC की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी, घोषणा की गई थी। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2023 में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान। इस पर जो हस्ताक्षर करता थे भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ। तो ये भी आप इसको लिख लेंगे कि इसमें हस्ताक्षरकर्ता कौन थे? भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात,
फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय यूनियन। इसके दो प्रमुख गलियारे की बात कही गई है। एक पूर्वी गलियारा जो ईस्ट कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है, एक उत्तरी गलियारा नॉर्थ कॉरिडोर के नाम से जाता है। पूर्वी गलियारा यह भारत को अरब खाड़ी से जोड़ता है और उत्तरी गलियारा एक खाड़ी देशों को यूरोपीय बाजारों से जोड़ता है। ये भारत के लिए आईएमएसी क्यों महत्वपूर्ण है? आईएमएसी दैट मीन्स इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये भारत के लिए इसका क्या महत्व है कि इसके माध्यम से परिवहन समय में देखा जाए तो 40% और लॉजिस्टिक्स की लागत में 30% की कमी आने का अनुमान है। इससे स्वेज नहर जैसे भीड़ भाड़ वाले समुद्री मार्गों का एक बेहतर विकल्प मिलेगा। ये कहने का मतलब है कि इस कॉरिडोर से आईएमईसी इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने से क्या होगा कि जो भी यहाँ देखा जाए भारत जो भी एक्सपोर्ट करते था वो पहले स्वेज नहर के माध्यम से, दैट मीन्स भारत का मैक्सिमम जो एक्सपोर्ट होता था वो इस स्वेज का नहर, ये स्वेज कैनल है उसके माध्यम से करता था। लेकिन यहाँ पर इसका ट्रैफिक देखा जाए तो भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण उसको एक इसके विकल्प के तौर पर ये आईएमईसी काम करेगा। और इससे क्या होगा, इस कॉरिडोर आईएमईसी कॉरिडोर के थ्रू इसके परिवहन में देखा जाए तो 40% का बचत, किसमें, तो परिवहन में 40% का बचत देखने को मिलेगा और लगभग 30% लॉजिस्टिक्स की लागत में भी कमी आने का अनुमान है। तो यहाँ पर इसको फ़ायदा दिख रहा है भारत को। अब आईएमईसी का समक्ष मुख्य चुनौतियाँ क्या है? ईरान इजराइल युद्ध, यह संकट एक व्यापक क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले चुका है। इससे आईएमईसी के प्रस्तावित परिवहन मार्गों के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। ये मार्ग में कुछ कुछ चीज़ें जो बाधा उत्पन्न कर रही है, जैसे ईरान इजराइल युद्ध इसमें चुनौतियाँ पेश कर रही है। व्यापार मार्गों में व्यवधान, क्षेत्रीय सहयोग कम होना और क्रियान्वयन में चुनौतियाँ। अब इसके लिए क्या किया है, आगे की राह देखते हैं हम लोग कि पश्चिमी एशियाई कूटनीति को सुदृढ़ करना, चरणबद्ध विकास और साझेदारी बढ़ाना। तो ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो आप लोग पीडीएफ में इसको पढ़ लेंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा कि इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है, जिसकी घोषणा G20 शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान की गई थी, तो वो अभी चर्चा का विषय रहा है। तो उसका क्या इम्पोर्टेंस है और इसमें भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है और इसमें जो मुख्य चुनौतियाँ क्या है, तो ये दो की पॉइंट ऑफ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको क्या करेंगे, तैयार करेंगे। अभी एक और रिपोर्ट जारी की गई है जो पीआरएस की हालिया वार्षिक रिपोर्ट में भारतीय राज्य विधानमंडलों की कमियों को रेखांकित किया गया है। अब पीआरएस की जो रिपोर्ट जारी की गई, पीआरएस की जो हालिया रिपोर्ट जारी की गई, इसमें भारतीय राज्य विधानमंडल की कमियों को रेखांकित किया गया। इसके प्रमुख बिंदु पर हम लोग नज़र डालेंगे। रेखांकित मुख्य मुद्दे 2025-26 में जो मुद्दे उभरे हैं किसको लेकर, तो राज्य विधानमंडल की कमियों को लेकर उसको चर्चा करते हैं हम लोग कि विधानमंडल के सत्र को लेकर जो कमियां निकली हैं, क्या कमियां निकली कि 2025 में राज्य विधानसभा के सत्र औसतन केवल 24 दिन तक चले हैं। इस सीमित अवधि वाले सत्रों में विधानमंडलों ने रिकॉर्ड 600 से अधिक विधेयक पारित किए और 5% से भी कम विधेयकों को समितियों के पास विचारार्थ भेजा जाता है। ये उसके सत्र के लेकर कुछ कमियां निकाली गई हैं। और चर्चा को लेकर देखा जाए तो विधानसभा ने अपने राज्य के बजट पर औसतन केवल 8 दिन चर्चा की है। राज्य के बजट पर केवल 8 दिन की चर्चा की है। असम, हिमाचल प्रदेश और झारखंड जैसे राज्य ने अपने बजट का 70% से अधिक हिस्सा बिना किसी चर्चा के ही पारित कर दिया। तो जो भी पॉइंट है ये विधानमंडल की कमियां को ही उजागर कर रही है। जैसे अध्यादेश को लेकर क्या चर्चा की गई है कि राज्य ने 2025 में 127 अध्यादेश जारी किए, जो 2024 में जारी किए गए 100 अध्यादेशों की तुलना में 27% अधिक है। संवैधानिक पद रिक्त होना, मई 2026 तक 8 राज्य विधानसभाएं बिना किसी उपाध्यक्ष के संचालित हो रही थी। इनमें से झारखंड विधानसभा ने तो 21 वर्षों से भी अधिक समय से उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं करके इस संवैधानिक कर्तव्य की उपेक्षा की है। तो ये भी देखा जाए तो जो भी आज कल जो भी विधानमंडल के तहत जो भी काम किए जा रहे हैं वो संवैधानिक भी नहीं साबित हो रहे हैं। जैसे यहाँ देखा जाए कि झारखंड विधानसभा के देखा जाए कि 21 वर्षों से भी अधिक समय हो गया, लेकिन अभी तक कोई उपाध्यक्ष का चुनाव इसमें नहीं किया गया है। यहाँ अध्यादेश को लेकर कमियाँ निकाली गई है कि दिन प्रतिदिन देखा जाए तो राज्य स्तर पर अध्यादेश जारी कर दिए जाते हैं। बजट जहाँ खर्चा किए जाने चाहिए वहाँ नहीं किए जा रहे, लगभग 70% अधिक हिस्सा
बिना किसी चर्चा के ही पारित कर दिए गए और विधानसभा अपने राज्य के बजट पर केवल 8 दिन ही चर्चा की। सब कमियाँ उजागर कर रही हैं। राज्यपाल की स्वीकृति की बात करें हम लोग तो विधेयकों पर अपनी स्वीकृति देने में राज्यपाल द्वारा की जा रही देरी को लेकर उत्पन्न विवाद के कारण तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों को उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करनी पड़ी। राज्यपाल की भी स्वीकृति नहीं मिल पाने के कारण भी कई बार देखा जाए तो उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करनी पड़ती है। तो यहाँ पर बॉन्डिंग भी देखा जाए तो सरकार और राज्यपाल के बीच बॉन्डिंग भी नहीं है, जो अक्सर ये मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है राज्यपाल को लेकर, तो ये पॉइंट भी आप नोट कीजिएगा। अब कुछ प्रभाव है इससे क्या होता है अगर मान लिया जाए कि ये सब कमियां विधानमंडल में है तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो लोकतांत्रिक कमी देखने को मिलेगी। जब लोकतांत्रिक तरीके से अगर काम नहीं हो पा रही है विधानमंडल में तो उसमें कुछ कमियां देखने को मिल रही है। जैसे बिना उचित बहस विशेषज्ञों द्वारा पड़ताल के विधेयकों को शीघ्रता से पारित कर दिया जाता है। बिना कोई विशेषज्ञों की जांच पड़ताल की विधेयक को क्या कर दिया जाता है, पारित कर दिया जाता है। और विधानमंडल की समितियों का बहुत कम उपयोग किए जाने के कारण महत्वपूर्ण हितधारकों के सुझावों और विस्तृत समीक्षा का अवसर नहीं मिल पाता है। वित्तीय जवाबदेही का क्षरण होता है। कार्यपालिका द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, जैसे कि अध्यादेशों पर अत्यधिक निर्भरता राज्य की कार्यपालिका को विधानमंडल की उपेक्षा करके केवल आदेश द्वारा विधि बनाने में सक्षम बनाती है। इससे सरकार विधेयक पर तत्काल लोकतांत्रिक पद्धति से चर्चा से बच जाती है। कोई संस्थागत पतन है, यह स्थिति भारतीय संविधान के आर्टिकल 178 का उल्लंघन करती है और स्थापित संसदीय प्रक्रियाओं के उल्लंघन को सामान्य बनाती है। कुछ संवैधानिक मुद्दों पर टकराव की स्थिति उत्पन्न होना, जैसे विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति मिलने में होने वाली देरी निर्वाचित राज्य सरकार और नियुक्त संवैधानिक प्राधिकारियों के बीच गंभीर गतिरोध हो सकता है। तो ये जो भी विधानमंडल में देखा जाए जो कमियां हैं, इस कमियों के कारण क्या प्रभाव पड़ रहे हैं ये उसको उजागर किया गया है। तो हो सकता है कि ये मेंस में इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाए कि विधानमंडल में गत वर्षों में देखा जाए तो जो कमियां निकली उससे हमारे लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं सुर्खियों में। जो बस एक फैक्ट के तौर पर हम लोग को याद रखना है कि आइसोब्यूटेनॉल क्यों चर्चा में रहा है। तो भारत द्वारा डीजल में आइसोब्यूटेनॉल के सम्मिश्रण की शुरुआत किए जाने की संभावना है। ये आइसोब्यूटेनॉल है कि आइसोब्यूटेनॉल 4 कार्बन परमाणु वाला अल्कोहल C4H10O यह इथेनॉल की तुलना में उच्च श्रेणी का अल्कोहल माना जाता है, क्योंकि इथेनॉल में 2 कार्बन परमाणु होते हैं। आइसोब्यूटेनॉल, क्योंकि डीजल में आइसोब्यूटेनॉल के सम्मिश्रण की बात कही जा रही है इसलिए आइसोब्यूटेनॉल चर्चा में है। तो आइसोब्यूटेनॉल क्या होता है, 4 कार्बन परमाणु वाला अल्कोहल है। इसमें इथेनॉल की तुलना में उच्च श्रेणी का अल्कोहल माना जाता है। ये इथेनॉल से भी उच्च श्रेणी का अल्कोहल माना जाता है, क्योंकि इथेनॉल में केवल 2 कार्बन परमाणु होते हैं और इसमें 4 कार्बन परमाणु हैं। 4 कार्बन परमाणु वाला अल्कोहल है। इथेनॉल सिर्फ 2 कार्बन परमाणु वाला अल्कोहल था। इसे बायोमास, कृषि अपशिष्ट जैसे नवीकरणीय स्रोतों से या इथेनॉल एवं गन्ना उत्पादन से जुड़ी प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पादित किया जा सकता है। इसका उपयोग पेंट कोटिंग्स जैसे उत्पादों में औद्योगिक विलायक के रूप में, परिवहन के लिए संभावित जैव ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। ये भूल जाने का अधिकार, अभी हाल ही में देखा जाए तो दिल्ली हाईकोर्ट ने लक्षवीर सिंह यादव बनाम भारत संघ और अन्य वाद में एक व्यक्ति के भूल जाने के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार नामक मूल अधिकार का एक अभिन्न अंग माना गया है। मतलब भूल जाने के अधिकार को ही निजता का अधिकार माना गया। भूल जाने के अधिकार को भी दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या किया है, आर्टिकल 21 के तहत निजता का अधिकार नामक मूल अधिकार का एक अभिन्न अंग माना है। अब भूल जाने का अधिकार भी क्या है, एक निजता का अधिकार के अंतर्गत दिल्ली हाईकोर्ट ने इसको क्या किया, शामिल किया। निजता का अधिकार है ये आर्टिकल 21 के तहत। ये भूल जाने का अधिकार क्या है, भूल जाने यह वह अधिकार है जिसके तहत कोई व्यक्ति अपनी ऐसी व्यक्तिगत जानकारी को सार्वजनिक पहुंच से हटाने या उस तक पहुंच सीमित करने की मांग कर सकता है जिसका अब कोई वैध या आवश्यक उद्देश्य नहीं रह गया है। निर्णय के मुख्य बिंदु क्या, ये विस्तृत सिद्धांत निर्धारित करता है कि न्यायालय के रिकॉर्ड में नामों को कब डी इंडेक्स या छिपाया जा सकता है। डी इंडेक्सिंग वैश्विक स्तर पर संचालित होने के लिए इसमें किसी व्यक्ति का नाम सर्च इंजन के लिए उपयोग होने वाली कुंजी के रूप में हटा दिया जाता है, लेकिन संबंधित रिकॉर्ड को मिटाया नहीं जाता। इसमें उस जानकारी तक नाम के आधार पर खोज करके पहुंचना कठिन हो जाता है, जबकि रिकॉर्ड अपने मूल स्रोत पर उपलब्ध
रह सकता है। तो ये बस इतना याद रखिए इसमें कि भूल जाने के अधिकार को दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया है कि निजता के अधिकार के तहत कल 21 में शामिल कर लिया गया है। और यहाँ आइसोब्यूटेनॉल हम लोग देख लिए क्योंकि 4 कार्बन परमाणु वाला अल्कोहल है, जो इथेनॉल 2 कार्बन परमाणु का, इथेनॉल कितना था 2 कार्बन परमाणु का इथेनॉल था, तो उससे ये बेटर अल्कोहल माना जा रहा है, इसलिए इसको डीजल में क्या किया गया है, डीजल में शामिल करने की बात कही गई है। अब तटीय जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं कि अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के हालिया अध्ययन में भारत की 11,000 किलोमीटर लंबी तटरेखा पर गंभीर अति स्थानीय जलवायु परिवर्तन की चेतावनी दी गई है। अब जलवायु परिवर्तन तो एक गंभीर मुद्दा रहा ही है और हमेशा से देखा जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन के लिए मानव ही मुख्य रूप से जिम्मेदार माने जा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो गतिविधियाँ हैं दिन प्रतिदिन प्राकृतिक तौर पर काम नहीं कर रही हैं, उनकी गतिविधियाँ प्रकृति से हट कर काम कर रही है, जिसके कारण जलवायु परिवर्तन का मुद्दा हमेशा चर्चा में रहा है। तो अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के हालिया अध्ययन जो किए गए थे उसमें देखा जाए कि भारत की 11,000 किलोमीटर लंबी तटरेखा पर देखा जाए तो एक गंभीर अति स्थानीय जलवायु परिवर्तन की चेतावनी दी गई है। अब तटीय अपरदन देखा गया, तटीय अपरदन देखा गया है, चक्रवात के मुद्दे देखे गए हैं, ताप विसंगतियाँ देखी गई है, ध्रुवीकृत वर्तन प्रणाली देखी, लवणता देखी गई है। तो ये आपको देखा जाए तो ये मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है जलवायु परिवर्तन को लेकर। तो ये पॉइंट आप लोग पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा। 2-4 पॉइंट मैं डिस्कस कर ही देता हूँ, हो सकता है पीटी में इस तरह पे पूछे जाएँ। जैसे वर्ष 2050 तक समुद्र के जल स्तर में 15 सेंटीमीटर की वृद्धि तट रेखा की होने वाली क्षति को तेजी से बढ़ाएगी। 2050 तक देखा जाए तो समुद्र के जल स्तर में 15 सेंटीमीटर की वृद्धि होने से ये तट रेखा की होने वाली क्षति को भी बढ़ा देगी। तेजी से उष्ण होता महासागर, टेम्परेचर लगातार बढ़ने से दैट मीन 0.27 डिग्री सेल्सियस टू 7 डिग्री सेल्सियस प्रति दशक ये ग्रोथ हो रहा है चक्रवात में, जिसके कारण ये अधिक प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के उत्पन्न होने का कारण बन रहा है। कुछ ताप विसंगतियाँ हैं और ये सब आप देख लीजिएगा पीडीएफ में। आगे चलते हम लोग। अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व, ये चर्चा में क्यों है कि उच्चतम न्यायालय ने अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व सहित अगस्त्यमलाई भू क्षेत्र से अतिक्रमणकारियों को तुरंत हटाने और अवैध संरचनाओं को ध्वस्त करने का आदेश दिया है। ये अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व सहित अगस्त्यमलाई भू क्षेत्र से अतिक्रमणकारियों को तुरंत हटाने और अवैध संरचनाओं को ध्वस्त करने का आदेश दिया है। अगस्त्यमलाई ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसके बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं। यह दक्षिण पश्चिमी तट में तमिलनाडु और केरल में स्थित है। इसे 2016 में यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम के तहत बायोस्फीयर रिजर्व के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है। तो ये आप याद रखिएगा कि अभी हाल ही में देखा जाए कि यूनेस्को के, यहाँ एक पॉइंट याद रखना है हम लोग को कि यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर MAB जो प्रोग्राम है इसमें टोटल 13 बायोस्फीयर रिजर्व शामिल किए गए हैं। टोटल कितने शामिल किए गए हैं? 13 बायोस्फीयर रिजर्व शामिल किए गए। और हाल ही में देखा जाए 13वां जो है वो आपका कोल्ड डिजर्ट जो कि हिमाचल प्रदेश में है उसको शामिल किया गया, याद रखिएगा। पहले 12 थे लेकिन हाल ही में ये देखा जाए तो 13वां शामिल हुआ है जो कि कोल्ड डिजर्ट जो कि हिमाचल प्रदेश में। तो टोटल जो हो गए वो टोटल कितने हो गए? 13 हो गए जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत ये बायोस्फीयर रिजर्व शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं भारत ओमान CEP, भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEP 1 जून 2026 से लागू हो गया है। ये है क्या आखिर? तो ओमान द्वारा छूट, भारत के 99.38% निर्यात को ओमान में तत्काल शून्य शुल्क पहुंच प्राप्त होगी। और भारत द्वारा क्या छूट दिया गया है? ये ओमान से होने वाले 94.81% आयात को कवर करने वाली 77.79% टैरिफ लाइनों पर टैरिफ उदारीकरण, जबकि डेयरी, तिलहन और अनाज जैसे संवेदनशील क्षेत्रों का संरक्षण प्रदान किया जाएगा। भारत ओमान संबंधों के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं हम लोग। ओमान खाड़ी देशों में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। अगर खाड़ी देशों में देखा जाए तो दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है? तो ओमान है, जिसके साथ भारत का लगभग $11 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार होता है। ओमान के सोहर, डुक्स और सलाला में स्थित लॉजिस्टिक्स अब भारत को व्यापक खाड़ी सहयोग परिषद और पूर्वी अफ्रीकी बाजारों तक पहुंच प्रदान करते हैं। माजुली द्वीप चर्चा में क्यों है? हाल ही में एक अध्ययन में देखा जाए तो साकली आर्द्रभूमि के अवसादों का उपयोग करके माजुली द्वीप के 4000 वर्षों के जलवायु इतिहास का पुनर्निर्माण किया गया है। ये माजुली द्वीप देखा जाए तो असम में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। 2016 में भारत का पहला नदी द्वीप जिला घोषित किया गया था। तो यहाँ से ये की पॉइंट है जो आप लोग भी जानते होंगे कि माजुली द्वीप कहाँ है?
तो मोजुली द्वीप असम में है और ये भारत का पहला नदी द्वीप जिला घोषित किया गया था कब, 2016 में। और इसे 2004 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में क्या किया गया था, शामिल किया गया था। तो ये 3-4 की पॉइंट है जो हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। धरातलीय ओजोन क्या है। एक हाल ही विश्लेषण में प्रकट हुआ कि धरातलीय ओजोन या ग्राउंड लेवल ओजोन दिल्ली में वायु प्रदूषण की एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरी हुई है। ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि ये जो धरातलीय ओजोन है ये या ग्राउंड लेवल ओजोन जो कहा जाए, ये दिल्ली की में जो वायु प्रदूषण का मुद्दा, जो गंभीर मुद्दा बना हुआ है, उसमें एक बड़ी चुनौती पेश कर रही है धरातलीय ओजोन। ये धरातलीय ओजोन है क्या, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। यह सेकेंडरी वायु प्रदूषक है। वायु प्रदूषक भी होते हैं, प्राइमरी होते हैं, कुछ सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं। तो ये द्वितीय सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स है जो क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं। यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों के बीच अभिक्रिया से बनता है। किसके बीच बनता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और वाष्पशील यानी कि वेपोराइज्ड जो कार्बनिक कंपाउंड है उसके बीच अभिक्रिया से ओजोन बनता है। ये प्रमुख स्रोत क्या है, वाहन, उद्योग और तापविद्युत संयंत्र। तीव्र सौर विकिरण के कारण ग्रीष्म ऋतु के दौरान इसके स्तर में अत्यधिक वृद्धि होती है। यहाँ देखा जाए तो यह समताप मंडलीय ओजोन यानी गुड ओजोन से अलग है। जो समताप मंडल में जो ओजोन पाए जाते हैं उससे ये अलग है, जो कि पृथ्वी को अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है। और धरातलीय ओजोन क्या है, एक हानिकारक प्रदूषक यानी कि बैड ओजोन है। यानी कि ये जो धरातलीय ओजोन है उसको आप उस ओजोन से तुलना मत कीजिएगा जो कि पृथ्वी को अल्ट्रावायलेट रे से बचाती है। उस ओजोन को तो गुड ओजोन माना जाता है जो कि समताप मंडल में पाए जाते हैं, जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में पाए जाते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन पाए जाते हैं ये गुड ओजोन है। ये गुड ओजोन है क्यों, क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट यूवी रे से क्या करता है, सेव करता है यानी कि बचाता है वह। लेकिन ये जो है धरातलीय ओजोन एक हानिकारक यानी कि बैड ओजोन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि WHO के मानकों और 2009 के राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों दोनों के अनुसार 8 घंटे की निगरानी मूल्यांकन के लिए 100 माइक्रोग्राम पर मीटर की और 1 घंटे की निगरानी मूल्यांकन के लिए 180 माइक्रोग्राम पर मीटर की सुरक्षित सीमा निर्धारित है। ये इंपॉर्टेंट नहीं, तो यहाँ से 2-3 पॉइंट हम लोग याद रख लेंगे कि धरातलीय ओजोन क्या है, कैसे बनते हैं, निर्माण कैसे होता है, और ये जो समताप मंडल में पाए जाने वाले ओजोन से अलग है। भारत म्यांमार का संबंध, ये मेंस प्रोस्पेक्टस से इम्पोर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री और म्यांमार के राष्ट्रपति ने आपसी हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों की समीक्षा की, जिनमें AI और अंतरिक्ष जैसे विषय शामिल थे। दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए रुपया-क्यात व्यापार निपटान तंत्र की सतत समृद्धि का भी स्वागत किया। भारत म्यांमार संबंधों का महत्व क्या है, ये मेंस में अक्सर ही पूछे जाते हैं, तो ये डेटा आप मेंस के प्रोस्पेक्टस से आप याद कर लीजिएगा। फिर भी मैं यहाँ 4 पॉइंट डिस्कस कर देता हूँ। भारत म्यांमार के बीच भू रणनीतिक संबंध है, उनके बीच कनेक्टिविटी है, सुरक्षा को लेकर संबंध बना हुआ है और सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर के रूप में इनके संबंधों को देखा जा सकता है। तो भू रणनीतिक संबंध क्या महत्व क्या है इनका, कि म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर जैसी नीतियों के केंद्र में स्थित है। कनेक्टिविटी के तौर पर देखें तो क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत, म्यांमार, थाईलैंड, IMT इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग और कालादानी मल्टी मॉडल परियोजना ये हिस्सा रहे हैं। सीमा पार से होने वाले निर्याती उग्रवाद से निपटने तथा पूर्वोत्तर राज्य में हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए भी ये म्यांमार के साथ अपनी क्या करते हैं, संबंध को बनाए हुए हैं। और सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर, साझा थेरवाद बौद्ध विरासत आधारित दृढ़ ऐतिहासिक संबंध, ये थेरवाद बौद्ध विरासत के कारण ये ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध को भी पिरोए हुए हैं। नेक्स्ट जो चर्चा में रहे हैं आपको, ऑस्ट्रेलिया। भारत के रक्षा मंत्री और ऑस्ट्रेलियाई उप प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री ने दूसरे भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्री स्तरीय संवाद की सह अध्यक्षता की। तो भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, ये जो ऑस्ट्रेलिया है आपका, ये पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 6ठा सबसे बड़ा देश है। यह दक्षिणी गोलार्ध में प्रशांत महासागर पूर्व में
प्रशांत महासागर और पश्चिम में क्या हिंद महासागर स्थित है। इसकी भौगोलिक विशेषताएं देखें हम लोग। तो महत्वपूर्ण मरुस्थल 1/3 से अधिक भूमि पर ये विस्तृत है। ये जो मरुस्थल जैसे ग्रेट विक्टोरिया हो गया, ग्रेट सैंडी, तनामी मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल और गिब्सन मरुस्थल, ये सब कहाँ है? ये सब ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये मरुस्थल भी पूछे जाते हैं कि ग्रेट विक्टोरिया कहाँ है, ग्रेट सैंडी कहाँ है, तनामी मरुस्थल कहाँ है, सिम्पसन मरुस्थल कहाँ है, गिब्सन मरुस्थल का, सब ऑस्ट्रेलिया के पार्ट है। और इसमें कुछ पर्वतमालाएं की चर्चा करें हम लोग तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी ऑस्ट्रेलिया में है और मैकडोनल्ड रेंज भी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। प्रमुख नदियों की बात करें तो मर्रे डार्लिंग, मुर्रेबाजी और लाचलन। और ग्रेट बैरियर रीफ अगर देखा जाए तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवालभित्ति ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में ही है। तो ये स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू हो गए, जो स्टैटिक फैक्ट हो गए, जो एक बार रिवीजन हम लोग कर ही लिए। तो ये 2 जून के जो करेंट अफेयर थे मैं उसका डिस्कशन कर चुका हूँ। आप लोग इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे उनको नोट कीजिएगा और मैं कोशिश करूँगा कि आज ही 1 जून का भी वीडियो अपलोड कर दूँ, ताकि मैं फिर नेक्स्ट वीक से रेगुलर डे बाय डे करेंट अफेयर को क्या करूँ, अपलोड करते जाऊँ और आप लोग एक कंटिन्यूसली बना के रखें, ताकि ये न सिर्फ आपको पीटी में हेल्प करेगा बल्कि मेंस में भी अगर कोई क्वेश्चन करेंट अफेयर से पूछ जाते हैं और आप लोग डेली बेसिस पे इसको फॉलो करते हैं तो वो फैक्ट, वो डेटा, वो मुद्दे जो न्यूज में रहते हैं वो आप मेमोराइज कर पाइएगा और लिख दीजिएगा, कुछ ना कुछ तो लिख ही लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर लास्ट करते हैं। धन्यवाद।